नमस्कार। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में चंदवंश को पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत। इससे पहले हम चंदवंश पर 3-4 वीडियोस डाल चुके हैं। ये लगभग हमारी आज 5वीं वीडियो है चंदवंश पर, यानी हमारी 5वीं क्लास है। हम जो पढ़ रहे हैं इसमें चंदवंश के राजाओं को पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम पढ़ रहे हैं। उनने जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए हम उन कार्यों को पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या उन्होंने प्रशासनिक काम किए, क्या क्या सामाजिक काम किए, उनको भी हम पढ़ेंगे और उतना ही इतिहास पढ़ेंगे हम जितने आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ना। उससे ज्यादा हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको ये वीडियो कैसा लगेगा उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपका द्वारा डाला गया जो कमेंट है हमारे लिए फीडबैक का काम करता है, जिससे हम और भी उत्साहित होकर के आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट राजा है, इनका नाम है बेटा बालो कल्याण चंद। क्या नाम है? बालो कल्याण चंद। मेरे साथ एक एक चीजों को समझते रहे। बालो कल्याण चंद, और इनका समय पीरियड है 1560 से 1568, यानी 1560 से 1568। ये इनका समय पीरियड है बालो कल्याण चंद का, है ना। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 2 बड़े राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो हम बालो कल्याण चंद को पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम जो नेक्स्ट राजा पढ़ेंगे उनका नाम है रुद्रचंद। और रुद्रचंद अगर देखा जाए तो चंद वंश में काफी प्रभावशाली राजाओं में उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत किए, बहुत सामाजिक कार्य किए। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप नहीं देखोगे तो आपका कोई ना कोई प्रश्न छूट जाएगा, इसलिए लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें। अगर मैं बालो कल्याण चंद की बात करूं तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था भीष्मचंद। क्या नाम था बेटा? भीष्मचंद। और भीष्मचंद क्या चाह रहे थे कि भीष्मचंद चाह रहे थे बेटा, उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने एक प्लान बनाया था कि वो अपनी राजधानी चंपावत से कहां स्थानांतरित करें? अल्मोड़ा स्थानांतरित करें, है ना। क्योंकि अब क्या हो गया था मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो चंपावत था वो राज्य के कोने पर हो गया था और कोने से पूरे राज्य का, क्योंकि यहां है ना चंद, यहां कौन है? चंद, और यहां कौन है? परमार या पंवार, जो भी आप बोलते हो एक ही बात है, यहाँ परमार है और यहाँ चंपावत में इनकी राजधानी है। अब काफी इलाके पर जो है चंदों ने अधिकार कर दिया था, तो इस वजह से पूरे इलाके को एक कोने से चलाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए बालो कल्याण चंद के जो पिताजी थे उन्होंने राजधानी यहाँ चंपावत से बीच में अल्मोड़ा लाने का निश्चय किया। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। मगर उन्होंने वहां आलमन नगर की नींव डाली, अल्मोड़ा को एक नई तरीके से बसाया। उन्होंने वहां खगमरा कोट का किले का निर्माण किया, लेकिन वहीं स्थानीय एक खसिया राजा गजबुढिंगा ने उनकी हत्या कर दी। जब बालो कल्याण चंद के पिताजी भीष्मचंद की हत्या हो गई, अब गद्दी पर, हत्या कभी 1560 में, तो अब गद्दी पर बैठे बालो कल्याण चंद। कौन बैठे बेटा? बालो कल्याण चंद गद्दी पर बैठे। जब वो गद्दी पर बैठे तो उनका प्राथमिक कार्य क्या होगा कि सबसे पहले तो मैंने उस आदमी को मारना है जिसने मेरे पिताजी की हत्या करी। ऐसा है या नहीं? बोलो। तो बालो कल्याण चंद जैसे गद्दी पर बैठे वो चंपावत से अल्मोड़ा में आए। अल्मोड़ा का जो खस राजा था, कौन सा राजा? खस राजा जो था उसका नाम था गजबुढिंगा। क्या नाम था बेटा? गजबुढिंगा। और उन्होंने कई जगह गजवा भी लिखा हुआ चलेगा, गजबुढिंगा। सबसे पहले उन्होंने इसकी हत्या कर दी और उसकी हत्या करने के बाद उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि किस तरीके से राजधानी चंपावत से लेकर के और अल्मोड़ा स्थानांतरित की जाए, क्योंकि प्रत्येक बेटे का सपना होता है कि वो अपने पिता के द्वारा ये अधूरे जो कार्य है, जो कर नहीं पाए हैं, जिनको करने की उनकी बड़ी इच्छा थी, तो उन्हें पूरा करे। तो इसी क्रम में उन्होंने पहले गजबुढिंगा को मारा और फिर 1563 में उन्होंने राजधानी जो थी बेटा, राजधानी वो कहां स्थानांतरित की बेटा? वो करी चंपावत से
कहा? अल्मोड़ा स्थान। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो भाई। अब प्रश्न क्या आएगा? राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने वाला राजा कौन था? बालो कल्याण चंद। और कब स्थानांतरित की ये भी बता दो। तो बालो कल्याण चंद ने राजधानी अल्मोड़ा से चंपावत से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित की? तो इसका प्रश्न क्या होगा बताओ तो जरा, बोलो भाई। हाँ, इसका नाम क्या है? बालो कल्याण चंद। इतना ही इसके संबंध में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब समझना जरा। अब चंपावत चले गया, ये काम जरा इसका इंपॉर्टेंट हो गया। आगे जरा देखिए, इसने एक गंगोली का शासक था बेटा। गंगोली कहां पर था? पिथौरागढ़। मैंने पहले भी बताया, पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। उनके रजवाड़ों के नाम, ये गंगोली आप सुनोगे, सीरा आप सुनोगे, सोर आप सुनोगे, ये सब पिथौरागढ़ के वाले हिस्से में है। और वहां तक ज्यादातर इन इलाकों में जो अधिकार होता था, या तो वो डोटी के राजाओं का होगा या इधर ही कोई छोटा मोटा राजा होगा। इन्होंने राजधानी स्थानांतरित करी, लेकिन यहाँ ऊपर गंगोली में वहां राजा बैठा होता। क्या नाम था बेटा? नारायण चंद। किस वंश का था? बिल्कुल, शाबाश नेहा, मणकोटी वंश का राजा था। कौन सा वंश का? इस मणकोटी वंश का जो राजा था नारायण चंद, इन्होंने उसको हराया और उसका राजपाट पूरा कहां शामिल कर दिया? अपने चंद शासन में शामिल कर दिया। ठीक, अब इनकी नजर थी सीरा पर, क्योंकि जो डोटी को टच करता हुआ जो इलाका था पिथौरागढ़ का, वो सीरा था। सीरा, क्या नाम था? सीरा। इनकी नजर थी सीरा पर, कि वो चाह रहे थे कि भाई सीरा मेरे पास आ जाए। और सीरा जो अधिकार में किसके था? डोटी के राजा का। कौन था डोटी का राजा? डोटी का राजा जो था वो उसका नाम था हरिमल। क्या नाम था बेटा? अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डोटी के राजा हरिमल की बहन से शादी करी। किससे शादी करी? डोटी के राजा जो हरिमल है उसकी बहन से शादी करी। और उससे बहन से शादी करी तो हरिमल ने कहा, मांग भाई तुझे दहेज में क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, भाई मुझे दहेज में सीरा दे दो। सीरा क्या दे दो? सीरा दे दो। मगर जो है हरिमल ने कहा, देख भाई सीरा जो है वो मेरे राज्य का सरताज है। सरताज का मतलब मुकुट है हमारा, इसलिए भाई तो सीरा तो तू मांग मत। अब मैं तुझे सीरा तो नहीं दूंगा, लेकिन दहेज में तुझे जो क्षेत्र देने वाला हूं वो पिथौरागढ़ में जो पड़ता था उसे कहते हैं शोर। क्या कहते हैं बेटा? तो सीरा का क्षेत्र तो नहीं दिया, लेकिन डोटी के राजा हरिमल ने उन्हें शोर का क्षेत्र दिया। इतना विस्तार कर दिया किसने? बोलो भाई। उनका नाम है बालो कल्याण। लेकिन हमेशा चंद राजाओं की नजर जो है वो सीरा पर लगी रहेगी, और इसके बाद जो राजा आएगा वो सीरा को किस तरीके से कब्जा करेगा उसकी कहानी हम थोड़ी देर में गढ़ने वाले हैं। अब क्या क्या पढ़ा आज हमने? सबसे पहला पॉइंट, खस राजा गजबुंडंगा की उसने हत्या करी। कौन था वो? बोलो कौन था? उसके पिता का हत्यारा था खस राजा, उसको मारा। उसके बाद उसने राजधानी कब की स्थानांतरित है? 1563 में उसने राजधानी स्थानांतरित करी कि नहीं? अच्छा, तीसरी चीज, उसने गंगोली के शासक किसको हराया? नारायण चंद को हराया। किस वंश का था नारायण चंद? मणकोटी वंश का था। उसने सोर उसको कैसे, सीरा उसको कैसे मिला? सोर कैसे मिला? सोर उसने हरिमल की बहन से शादी करी और उसे सोर प्राप्त हुआ। ठीक है, उसने अल्मोड़ा में, उसने पिता ने तो बनाया था, उसने अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण किया। कौन सा किला? उसने अल्मोड़ा में एक किला बनाया जिसका नाम था बेटा लाल मंडी का किला। कौन सा? पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा का लाल मंडी का किला किसने बनाया? क्या होगा? बालो कल्याण चंद। क्या एक एक पॉइंट आपका समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आइए अब शुरू करते हैं इसके बाद के नेक्स्ट राजा, क्योंकि 68 में अभी मर जाएंगे और इसके बाद के जो राजा आएंगे उनका नाम होगा रुद्रचंद। अगले राजा पर आओ बेटा। आइए, अगले राजा का नाम है बेटा रुद्रचंद, जो कि मुझे लगता है कि चंद इतिहास का प्रभावशाली राजाओं में से नाम था। नाम है रुद्रचंद। समय पीरियड है
1568 से लेकर के और 1597 ये समय पीरियड है रुद्रचंद्र। रुद्रचंद्र को जरा हम कुछ भागों में बांट कर पढ़ते हैं, कुछ भागों में बांट कर पढ़ते हैं जिससे आपको आसानी लगे। सबसे पहले इससे पिछले वाले में कहा था कि हरिमल्ल ने क्या किया, मांगा था सीरा दिया सोर। रुद्रचंद्र की नजर है सीरा पर, क्योंकि उसने कहा भैया सीरा उसका सरताज है मगर हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के बिल्कुल बगल में है। इसलिए उन्होंने कहा जो हमारा जो कुमाऊं का हिस्सा है, जो सीरा है, उसको मुझे हरिमल्ल से लेना है। सबसे पहला काम यही किया रुद्रचंद्र ने। कब? 1581 में। 1581 में रुद्रचंद्र और राजा हरिमल्ल के बीच में सीरा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध बेटा? सीरा का युद्ध हुआ। समझ लो जरा, पहला पॉइंट हमारा है कि सीरा को कैसे जीता, सीरा का युद्ध। और इस युद्ध में समझना जरा, इस युद्ध में उन्होंने राजा हरिमल्ल को हरा दिया और उससे सीरा जो था उसको कब्जा कर दिया, यानी उससे लूट दिया। सीरा पर हो गया कब्जा। सोर तो पहले आ रखा था दहेज में, सीरा भी मिल गया, गंगोली भी मिल गया, यानी संपूर्ण कुमाऊं का काफी हिस्सा, यानी 90% हिस्सा अब रुद्रचंद्र के पास आ गया। 90 नहीं बोलेंगे 80, क्योंकि अभी तराई भावर नहीं है उसके पास। 80% से ऊपर ऊपर का हिस्सा आ गया उसके पास। समझना जरा सा। अब इस सीरा के युद्ध में उसका एक सेनापति था जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसका नाम था बेटा पुरुषपंत। क्या नाम था जल्दी बताओ? पुरुषपंत उसका नाम था। इस पुरुषपंत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समझ रहे हो कि नहीं? आ गया कब्जे में सीरा। बोलो भाई। अब जैसे ही भाई ने सीरा जीता, भाई का कॉन्फिडेंस आसमान पहुंच गया। किसका? रुद्रचंद्र। अब पहुंचना भी था, उन्होंने कहा भाई जी डोटी जिनके हम मांडलिक राजा थे हमने उनको हरा दिया। बोलो। तो उन्होंने कहा अब ये हराने क्या है। तो अब समझना जरा, जब उनका कॉन्फिडेंस हाई हुआ रुद्रचंद्र का, तो रुद्रचंद्र ने उसी साल 1581 में उनकी नजर पड़ी चमोली के बधानगढ़ पर। जो बधान का पूरा क्षेत्र, बधान पट्टी है चमोली में, मां नंदा की डोली जाती हुई, सुना होगा आपने, बधानगढ़ी में। तो यहां चमोली में, बागेश्वर चमोली के सीमावर्ती पर पूरी जो घाटी, जो पूरा क्षेत्र है, उसे बधानगढ़ी कहते हैं। और उसकी नजर पड़ी किसकी? रुद्रचंद्र से बधानगढ़ पर। उसने कहा भैया मैं बधानगढ़ पर कब्जा करूंगा। और उस समय बधानगढ़ का जो हिस्सा आता था वो आता था राजा बलभद्र पाल के पास। अगर यानी गढ़वाल में उस समय राजा है राजा बलभद्र शाह बोलो चाहे बलभद्र पाल बोलो, आपकी मर्जी। तो बलभद्र शाह बोलते हैं। किसके पास था? और इधर जो इधर जो है, जो बागेश्वर वाला हिस्सा है, उस पर राज कर रहा है अंतिम कत्यूरी शासक। उसका नाम है सुकाल देव। क्या नाम है बेटा? बागेश्वर वाले हिस्से पर कौन राज कर रहा है? सुकाल देव राज कर रहा है। समझना, किस वंश का है? अंतिम कत्यूरी शासक। मैं इससे पहले कत्यूरियों को आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जाके कत्यूरी वंश हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हमने कत्यूरियों को पढ़ा रखा है, वहां आप पढ़ सकते हैं। सुकाल देव आगे से क्लियर है? यहां सुकाल देव। आक्रमण किस पर हुआ? बलभद्र शाह पर। बलभद्र शाह पर आक्रमण हुआ। किसने किया? रुद्रचंद्र ने। कब किया? 1581 में। और यह युद्ध हुआ यहां बागेश्वर और चमोली की सीमा पर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसका नाम है ग्वालदम। क्या नाम है बेटा? यहां ग्वालदम में युद्ध हुआ। किसके बीच? रुद्रचंद्र और जो है क्या बोलते हैं, बलभद्र शाह के बीच युद्ध हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? और इस युद्ध में बलभद्र शाह का साथ दिया सुकाल देव ने। दो राजा इकट्ठे हो गए। अब दो गए इकट्ठे और इधर अकेला लड़ रहा कौन? रुद्रचंद्र। हार स्वाभाविक थी। ये युद्ध रुद्रचंद्र हार गया। समझे नहीं? ये युद्ध कौन हार गया? रुद्रचंद्र इस युद्ध को हार गया। और इस युद्ध में उसको सबसे खतरनाक नुकसान ये हुआ कि उसका जो प्रसिद्ध सेनापति था, क्या नाम था बोलो? उसका जो प्रसिद्ध सेनापति था उसका नाम मैंने अभी ऊपर लिखाया था, ये वाले, उनका नाम था पुरुषपंत। और उनकी हत्या हो गई, वो मारे गए, वीरगति को उन्होंने प्राप्त हो गए। नाम क्या था बेटा? पुरुषपंत मारे गए। बहुत नुकसान हो गया। किसकी वजह से? भाई उसको दिमाग में क्या कि सुकाल देव अगर साथ नहीं देता तो शायद मैं बलभद्र शाह को हटा देता।
ये दिमाग में आ गया रुद्रचंद के। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं हार तो गया हूं, पर मैं सुकाल देव को नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के बाद इस पुरुष पंथ के मृत्यु का बदला लिया गया और शुकाल देव की हत्या कर दी रुद्रचंद ने। मगर बेचारा बदानगढ़ को नहीं जीत पाया, बलभद्र शाह से जीत नहीं पाया। क्या ये बातें समझ में आई? अच्छा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सीरा का युद्ध कब हुआ? दूसरा प्रश्न, सीरा को चंद राज्य में किसने मिलाया? रुद्रचंद ने मिलाया। पुरुष पंथ किसका सेनापति था? बोलो, रुद्रचंद का। ग्वालदम का युद्ध कब हुआ? 1581 में। क्यों भाई? पुरुष पंथ किस युद्ध में मारा गया? ग्वालदम के युद्ध में। ग्वालदम के युद्ध में बलभद्र शाह का साथ किस राजा ने दिया? शुकाल देव ने। क्या एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है बताओ? हाँ जी लाला जी, ठीक है। आइए, एक तो ये टॉपिक है कि भाई कैसे कब्जा हुआ। अब जो है जरा, अब हम जो है इस क्लास की धार को थोड़ा चेंज करते हैं। इस क्लास की धार को जरा हम चेंज करते हैं। सीरा पर युद्ध हो गया, अब जो संबंध दिखाएंगे हम, जो युद्ध दिखाएंगे, यहां दिल्ली पर मुगल शासक बैठे हैं। कहां बेटा? दिल्ली पर। यहां दिल्ली है और दिल्ली में उस समय मुगलों का राज है, संपूर्ण भारत में मुगलों का राज है। और दिल्ली में जो मुगल सम्राट बैठा है उसका नाम है अकबर। क्या नाम है बेटा? अकबर। क्योंकि समय देखो 1560 से 68 से 97, और अकबर तो 1605 तक रहा कि नहीं? इसलिए भैया समकालीन शासक जो है रुद्रचंद का, वो है अकबर। अब घटनाओं को समझो जरा सा। अकबर का एक सेनापति जो इधर जो है दक्षिण के हिस्से में है, सेनापति या फौजदार आप उसे बोल सकते हैं, और उसका नाम है हुसैन खान टुकड़िया। जरा समझना कि अकबर के साथ कैसा रिलेशन रहा। हमारा जो दूसरा पॉइंट, हमारी क्लास की धार बदल रही है वो ये कि भाई अकबर के साथ जो है रुद्रचंद के किस तरीके से संबंध रहे, उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई। अच्छा, एक्चुअली हुसैन खान टुकड़िया जो है, हुसैन खान टुकड़िया वो कई कहते हैं सेनापति, कई कह रहे फौजदार है। किसका? अकबर का। और उसने जो है कब? 1568 में, जैसे रुद्रचंद गद्दी पर बैठा, उसने 1568 में कुमाऊं के तराई हिस्से पर आक्रमण कर दिया। गढ़वाल में भी किया था, और अभी हम कुमाऊं पढ़े इसलिए कुमाऊं के, यानी चंद वंश के तराई हिस्से पर आक्रमण कर दिया। और इस क्षेत्र को उस समय कहा जाता था 84 माल की जागीर। क्या कहा जाता था? 84 माल की जागीर, जो आज का हमारा कुमाऊं का तराई हिस्सा है, उत्तराखंड का तराई हिस्सा, इसे कहते हैं 84। और इसने जो है आक्रमण कर दिया। कब किया? 1569, और उसका कब्जा हो गया पूरा का। फिर वो बाद में वापस गया, फिर उसने जो है 1575 में दोबारा आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया। और सबसे बड़ी बात है, दोनों युद्धों में रुद्रचंद हार गया। कब कब हारा? 68 में भी, 75 में भी। और इधर पूरे के पूरे मुस्लिम बस गए, और जो है तराई का क्षेत्र जो है वो किसके कब्जे में आ गया? अकबर के कब्जे में आ गया इनडायरेक्ट रूप से। लेकिन उसी दौरान एक घटना हुई 1575 में, हुसैन खान टुकड़िया की मृत्यु हो गई। उसी साल जब दूसरा युद्ध किया, उसी साल जो है हुसैन खान टुकड़िया की मृत्यु हुई। और ये एक अवसर मिल गया रुद्रचंद को। उसने कहा सेनापति मर गया, अब सेना कमजोर हो गई, लीडर तो इंपॉर्टेंट है भाई। लीडर कौन मर गया बेटा? सेनापति तो मर गया, हुसैन खान टुकड़िया मर गया। उसी समय जो है यहां ऊपर से रुद्रचंद ने तराई हिस्से पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण किया, इस तराई हिस्से पर कब्जा कर दिया। क्या किया? कब्जा कर दिया। और जब इस हिस्से पर कब्जा किया तो यहां से जितने मुसलमान थे उनको मार भगा दिया। अब पूरा तराई का हिस्सा किसके पास आ गया? रुद्रचंद के पास आ गया। यहाँ कौन बैठा हुआ है? यहाँ रुद्रचंद के पास आ गया। एक एक बात समझ मारी? बोलो, कोई अगर समस्या है तो बोलो। अब समझ बात है 1775 के दौर की। हुसैन खान टुकड़िया मारा जा चुका है। कौन मार गया है? अब ये जो घटना जो है वो पहुंच गई, ये सूचना इस घटना की पहुंच गया अकबर के पास। लोगों ने कहा अकबर के भाई जो है वहां तराई वाले क्षेत्र में हमारे मुसलमान लोग थे, और वो क्या हो गए? उन्हें मार भगाया गया। राजा को पता चल गया, अकबर को, सुल्तान अकबर को, सम्राट अकबर को पता चल गया, दिल्ली में मुसलमानों को भगाया। उसने क्या किया कि बोला मैं रुद्रचंद को दंड दूंगा। और रुद्रचंद को दंड देने के लिए अकबर ने जो है यहाँ तराई के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए, रुद्रचंद को दंड देने के लिए एक खतरनाक सेना, एक बड़ी सेना जो है यहाँ भेज दी। और इस सेना को जो नेतृत्व कर रहा था उनका नाम था कटेहर। क्या नाम था?
उनका सेनापति था अकबर का, उसको भेजा और बड़ी सेना 40-50 हजार की सेना भेजी। बोले जाओ और जो है रुद्रचंद को दंडित करके आओ कि उसने मुसलमानों को कैसे भगा दिया वहां से। ये बात पता चल गई रुद्रचंद को। रुद्रचंद ने जो है मुलाकात हुई जब कटेहर से आमने सामने, तो रुद्रचंद ने कहा कि देख भाई ऐसा है, तुम्हारे पास इतना बड़ा भारत, मेरे पास कुमाऊं 20-22 हजार सैनिक होंगे, मेरे पास 30 हजार होंगे, तुम्हारे पास तो 70-80-1 लाख सैनिक लेकर के आ रहे हो। देखो भाई तुम वैसे भी मुझे जीत दोगे, अगर तुम में दम है तो मेरे साथ सिंगल सिंगल फाइट कर। इधर भी बोलते लोग, शहरों में लोग ग्रुप में जाते लड़ने के लिए, नहीं जाते, बोले सिंगल सिंगल फाइट कर। अब सिंगल सिंगल फाइट किसके बीच होगी? राजा कटेहर और रुद्रचंद के बीच में सिंगल सिंगल फाइट होगी। कैसी फाइट होगी? और इस सिंगल सिंगल फाइट को क्या कहा गया? इक्फा युद्ध। क्या कहा गया बेटा? इक्फा युद्ध। ये सिंगल सिंगल फाइट है। बोला तब दम है। बोला ऐसा है, अगर सिंगल सिंगल फाइट में मैं हारा तो फिर 84 माल ले जाओ, क्या कुमाऊं पे भी कब्जा तुम्हारा? अगर मैं जीत दिया तो पूरा 84 माल मुझे वापस देना पड़ेगा। अब कटेहर भी भाई सेनापति है, तगड़ा बंदा रहा होगा। मल्ल युद्ध हो गया खतरनाक वाला, इक्फा युद्ध सिंगल सिंगल में, और कौन जीत गया? रुद्रचंद जीत गया। रुद्रचंद जीता, ये खबर पहुंच गई अकबर के पास। किसके पास पहुंची? अकबर बड़ा प्रभावित हो गया उससे। यार इस बंदे से मिलना पड़ेगा। कौन है ये जिसने जो है राजा सेनापति कटेहर को हराया? लोगों ने बोला होगा बहुत वीर व्यक्ति है भाई, तो बोले बुला दिया जाए उसको। मुलाकात का न्योता भेजा गया, और न्योता भेजा गया किसको? रुद्रचंद को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा रुद्रचंद को मुलाकात का न्योता भेजा गया। तो चलेगा खुश होकर के कौन? रुद्रचंद। लेकिन एकदम नहीं आया न्योता, क्योंकि आजकल के जमाने फोन करो उसी साल आ जाओ, अब ऐसा नहीं होता था। तो न्योता आया, भाई को जाने में समय लगा। तो रुद्रचंद और, सुनना जरा, रुद्रचंद और अकबर की जो मुलाकात हुई, किसकी बेटा? रुद्रचंद प्लस जो है अकबर की जो मुलाकात हुई वो हुई लाहौर में, क्योंकि उस समय उधर ही युद्ध में व्यस्त था अकबर। लाहौर में युद्ध सॉरी मुलाकात हुई। और लाहौर में जब मुलाकात हुई तो कहते हैं रुद्रचंद जो है यहाँ से तिब्बती याक लेकर के गया था भेंट देने के लिए अकबर को। और क्या लेके गया? कस्तूरी मृग की खाल लेकर के गया था, और भी बहुत सारी पहाड़ी चीजें उसने अकबर को भेंट दी, खुश करने। गिफ्ट आजकल सबको पसंद आता, नहीं आता? हम हो तुम हो, हर किसी को गिफ्ट अच्छा लगता है। अकबर भी खुश हो गया, और जब खुश हुआ तो अकबर ने जो है क्या किया कि बोला देख भाई ऐसा है, ये जो 84 माल की जागीर है वो तेरी। मिल गई 84 माल की जागीर। बोला अब मैं उस पर कभी हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो परमानेंट तेरी है 84 माल की जागीर। ये कब का समय है? ये मुलाकात हुई 1588 में। और वो अकबर जो है रुद्रचंद को कहता था भाई मैंने तुम्हें 84 माल की जमीन दी, इसलिए तुम जमींदार हुए। क्या हुए? जमींदार हुए। तो वो रुद्रचंद को क्या कहता था? जमींदार कहता था। बोलो एक एक बात समझ में आ रही? बोलो ओके। अब जरा समझना जरा सा, वो मिल गया 84 माल की पूरी जागीर मिली। इस घटना को जो वर्णन है, इस घटना का वर्णन वो एक बुक में मिलता है, किताब में मिलता है, उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम है बेटा? तुजुक ए जहांगीरी। इस किताब में इस मुलाकात का वर्णन मिलता है। कई जगह बदायूनी में भी लिखा हुआ है कि भाई लाहौर में मुलाकात हुई थी। इतिहासकार बदायूनी वो भी कहते हैं कि लाहौर में मुलाकात। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है अकबर के बेटे जहांगीर की। और उसने कहा कि भाई ये 1588 का समय था जब लाहौर में पिताजी और पहाड़ी राजा रुद्रचंद की मुलाकात हुई थी। और एक प्रकार से आप ये समझ लो कि रुद्रचंद ने अकबर की दासता स्वीकार कर दी। कई इतिहासकार कहते हैं उसने दासता 1587 में ही कर दी थी। ठीक, उसके बाद जो रुद्रचंद की मुलाकात हुई बीरबल से। बीरबल जो था वो इधर कलापी जगह पड़ता है यूपी में, इटावा की तरफ। वहां का ब्राह्मण था, उनका नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। आपने सुना होगा, बीरबल उनके बड़े सलाहकार थे, प्रधानमंत्री पद पर भी थे, सलाहकार भी थे। किसके? राजा अकबर के। तो रुद्रचंद ने जो क्या किया कि बीरबल के जो बेटा था, बीरबल का पुत्र, बीरबल का पुत्र, किसका पुत्र बेटा? बीरबल के पुत्र,
इस बीरबल के पुत्र को उसने क्या किया, अपना पुरोहित घोषित किया। तो चंदों का पुरोहित बाद में बीरबल का बेटा बन गया था। घटना समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? बस। और वहीं से आकर के जब वो आ गया, लाहौर से वापस आया, खुश होकर के आया, 84 माल की जगीर मिल गई, तो उसने वहां किला बनाया कुमाऊं में। कौन सा बेटा? मल्ला महल। उन्होंने कुमाऊं में किला बनाया अल्मोड़ा में, और उसका नाम है मल्ला महल। 4 किले सुन दिए अभी तक तुमने। राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनवाया, खगमरा कोट का किला भीष्मचंद ने बनाया, क्या बोलते हैं, लाल मंडी का किला बालो कल्याण चंद ने बनवाया, मल्ला महल रुद्रचंद ने बनवाया। कोई दिक्कत है तो बताओ जरा सा मुझे फटाफट करके, जरा मैं पानी पीता हूं तब तक, जरा नजर मारते रहो जरा सा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई, क्लियर है सारी चीजें? ओके। अब आज का जो अगला हमारा जो पॉइंट बनता है रुद्रचंद में, वो है रुद्रचंद की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था। क्या बनता है बेटा? सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था। बहुत तगड़ा राजा था। अब इसके बारे में समझते हैं। इसने ग्रंथ लिखा धर्म निर्णय। क्या लिखा बेटा? धर्म निर्णय। एक ग्रंथ लिखा, कई लोग कहते हैं इसने लिखवाया, क्या कहते हैं इसी ने लिखा, जिसने भी हो, एक धर्म निर्णय नाम से ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ में इसने असली में जो काम किया वो क्या, समाज की व्यवस्था को बदलने का काम किया। समाज की व्यवस्था बदलने का काम किया। सबसे पहले इसने ब्राह्मणों में बदलाव किया, क्योंकि समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग ब्राह्मण होते थे पहले। तो सबसे पहले इसने कहा भाई कि मुझे ब्राह्मणों में चेंजेस करने हैं। समाज की बात कर रहा हूं, एक एक बात को समझना। तो ब्राह्मणों में कैसा बदलाव? आप जानते हैं कि गढ़वाल में सबसे बड़े ब्राह्मण होते थे सरोला ब्राह्मण। किसने बनवाई थे? गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण अजय पाल ने बनवाए थे। याद है? युद्धों में बड़ी दिक्कत होती थी तो उन्होंने, अजय पाल ने जो है सरोला ब्राह्मण बनाए। क्या होते थे? उनके बनाया हुआ भात हर ब्राह्मण, हर जजमान खा लेता था। कोई भी व्यक्ति है, उनके ब्राह्मण सबसे बड़े ब्राह्मण माने जाते थे उस समय सरोला ब्राह्मण। उन्हीं सरोला ब्राह्मणों के तर्ज पर उसने कुमाऊं में क्या किया, इस धर्म निर्णय ग्रंथ के आधार पर, सुनना जरा, उन्होंने कुमाऊं में ब्राह्मणों का सबसे उच्च वर्ग बनाया, जिसे कहा गया चौथानी ब्राह्मण। क्या कहा गया बेटा? चौथानी ब्राह्मण। कोई दिक्कत है? बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे ऊपर हो गए। ये चौथानी ब्राह्मणों का काम क्या है, कैसे हैं ये ब्राह्मण, समझना जरा सा। ये ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण है कि जो राज कुल में सबसे बड़े पदों पर होंगे, राजा के दरबार में सबसे बड़े बड़े पदों पर, कोई सलाहकार होंगे, कोई मंत्री होगा, कोई बड़े बड़े पदों पर होंगे। सबसे संपन्न ब्राह्मण होंगे चौथानी ब्राह्मण। कौन होंगे बेटा? चौथानी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, सेकंड नंबर के ब्राह्मण है, उनका नाम है बेटा तिथानी ब्राह्मण। क्या नाम है? ऊपर क्या था? चौथानी, नीचे क्या आ गया? तिथानी। तो ये आ गया तिथानी ब्राह्मण। अब ये तिथानी ब्राह्मणों का काम क्या है? ये तिथानी ब्राह्मण वो है जो पूजा पाठ करके, जजमानी करके अपना जीवनचर्या चलाते हैं। यानी पूजा पाठ करने वाले, जजमानी द्वारा जिनका पूरा जीवनचर्या चल रहा है, उन्हें कहते थे तिथानी ब्राह्मण। सेकंड नंबर, सबसे ऊपर कौन? फिर कौन? तिथानी ब्राह्मण हो गए ब्राह्मण। और तीसरे नंबर के ब्राह्मण होते थे जिन्हें कहा जाता हलिया ब्राह्मण। क्या कहा जाता था बेटा? हलिया। पितलिया भी कहते थे इन्हें, पितलिया, हलिया ब्राह्मण। तीसरे नंबर पर हलिया ब्राह्मण कौन थे? इन बेचारे न तो बड़े बड़े पदों पर होते थे, न ही इनके पास कोई जजमानी थी। बचे हुए जो ब्राह्मण थे, जो अपनी जमीन जायदाद करके, खेती बाड़ी करके हल लगाते थे, उन्हें कहता था हलिया ब्राह्मण। यानी कुमाऊं में ब्राह्मण जो अच्छे माने जाते थे, वो कहते थे वो हल नहीं लगाएंगे, वो बेकार ब्राह्मण है। सबसे प्रभावशाली चौथानी ब्राह्मण, उसके बाद वाले तिथानी, और उसके बाद ये हलिया वाले, पितलिया ब्राह्मण ही बोलते थे इनको। अच्छा, चौथानी ब्राह्मण को बड़ी धोती का ब्राह्मण, ऊंची धोती का ब्राह्मण। आइए, नन्ही धोती, नन्ही माने छोटी, पहाड़ों में बोलते नन्ही बस, तो छोटी धोती का ब्राह्मण तिथानी ब्राह्मण। अब थर्ड नंबर पाया हलिया ब्राह्मण। ठीक है कि नहीं? हल लगाने का, यानी ब्राह्मण लोग हल लगाना बेकार मानते थे, उच्च कुल के। बाद में एक वहां एक ब्राह्मण आए, उनका नाम था हरगोविंद पंथ।
बाद में देखोगे आप। हरगोविंद पंत ने ये हल लगाया खुद ही, उन्होंने कहा जमीन से क्या ये चीजें भाई, तो उन्होंने उस भेदभाव को खत्म कर दिया। अब तो भाई देखो आज ऐसा वक्त है कि जब सारी समाज उस तरीके से अब डिवाइड रहेंगे, तब डिवाइड होता था। अच्छा चौथानी चौथानी से ही शादी करेंगे, तिथानी तिथानी से ही करेंगे, हलिया हलिया से ही करेंगे, यानी क्योंकि हमको अपना बड़े, हम तो भाई तिथानियों से रिश्ता नहीं करेंगे, और ये तिथानी जो बोलते तो हम हलिया से नहीं करेंगे। तो इसलिए आपस आपस में ही शादी करते थे। क्या ठीक है कि नहीं? बोलो भाई। एक तो ये वर्ग बनाया, बाकी कुछ बचे हुए ब्राह्मण जो कि हलिया उलिया ही थे, उन्हीं में से उन्होंने एक ब्राह्मणों का वर्ग बनाया जिसे कहा गया ओली ब्राह्मण। ये इन्हीं में से एक थे। क्या नाम था बेटा? ओली ब्राह्मण। ये एक अलग सा वर्ग बनाया उसने, ओले ब्राह्मण। क्या पढ़ रहे? सामाजिक व्यवस्था, रुद्रचंद्र। ओले ब्राह्मणों का काम क्या था? ओले जैसे पड़े, समझना जरा, जैसे ही ओले पड़े थाली बजानी है जोर से और पूरे क्षेत्र को बताना भाई ओले पड़े हैं। अब फटाफट करके क्या करो, जो भी तुम्हारी पौधे हैं वगैरह वगैरह उन्हें बचाओ, कैसे कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं वो बचाने का काम करो। मानो पहाड़ों में क्या होता है, उधर से ओले पड़ने शुरू हो गए, यहाँ आते आते देर हो जाती, बारिश नहीं होती भाई, वहां से आ रही अभी आते थे, तो तब तक उधर थाली बज गई, अरे ओले तो नहीं पड़ने लग गए। ठीक है कि नहीं? तो थाली बजाने वाले ब्राह्मण जो कि ओले पड़ने की सूचना देते थे, ओले पड़ने पर थाली बजाने वाले ब्राह्मण को क्या कहा गया? ओले। अजय लाला जी ठीक है कि नहीं? ये थी बाबू सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति कुमाऊं में। सबसे ऊपर कौन से ब्राह्मण? फिर हलिया। और इन्हीं में से एक वर्ग जो है, इन्हीं में से हलिया तक ज्यादातर होते थे, वो गए ओले ब्राह्मण। बोले समझ में आ रहा है? आइए अब और क्या सामाजिक स्थिति क्या थी उस समय, इस पर बात करते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ और भी लिखा बेटा, उसका नाम था शयन शास्त्र। क्या था? ये ऐसे में लिखा रहा हूं, शयन शास्त्र। इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, और जो शयन शास्त्र ग्रंथ था ये पक्षी आखेट कला थी। पक्षी आखेट कला मतलब पक्षियों को कैसे तीर धनुष से मारा जाए, क्या क्या तरीके हो। आपको याद होगा गरुड़ ज्ञानचंद गया था दिल्ली, और बेचारा गरुड़ नहीं मान पा रहा था, भाई ने गरुड़ मार दिया। निशानची तो पहाड़ी पहले से है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों में अखरोट, पत्थर मारा अखरोट नीचे, निशानची तो है ही पहले से। तो उन्होंने शयन शास्त्र जो है एक ग्रंथ बनाया जिसमें पक्षी आखेट कला का वर्णन मिलता है। क्लियर है? और क्या प्रशासनिक कार्यक्रम है? उन्होंने ये प्रशासनिक कार्य किया कि जो रुद्र जो यहाँ तराई वाला जो क्षेत्र था वहां पर उन्होंने रुद्रपुर नामक नगर बसाया। क्या बसाया बेटा? ठीक है, आगे जरा कुछ और बातों पर बात करते हैं। और क्या काम किया उन्होंने क्या किया, जो समाज है बेटा अब उसको उसके कर्म के अनुसार बांटा है और उनको राजकीय पद भी दिए हैं, जैसे राजगुरु, राजगुरु ऐसे उन्होंने पद बनाए हैं। दूसरे राजपुरोहित है ना, तीसरे राजवैद्य। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो भाई। एक होता था और भी बहुत सारे होते थे, और फिर छोटे छोटे चीजों को भी उन्होंने बनाया, जैसे घुड़सवार का जो हेड होता था घुड़साल का, उसे उन्होंने कहा सईस। क्या कहा बेटा? सईस। ये उन्होंने बनाया। इसके अलावा उन्होंने जो है राजकीय वाजनिया होता था। वाजनिया किसे बोलते बेटा? वाजनिया का मतलब होता है जो ढोल बजाता है, राजकीय वाजनिया होता था। इसके अलावा टमटा राजकीय होता था। कौन होता था? राजकीय टमटा होता था। और भी बहुत सारे जितने भी, उनको राजकीय पद भी दिए गए, यानी कर्म के अनुसार उन्होंने समाज को बांटा। और जो बंदा इन सब में नहीं आता था, बाकी जनता जो इन सब में नहीं आती थी, उन जनता को कहा गया कि वो पौड़ी 15 विश्वा है। क्या है? पौड़ी 15 विश्वा। अब पेपर में पूछा जाता है कि रुद्रचंद के समय पौड़ी 15 विश्वा क्या थी, तो सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्वा कहा जाता था। बाकी कर्म के अनुसार उन्होंने सारा डिवाइड कर दिया था। किसने? रुद्रचंद ने। एक इन्हीं में एक और मैं आपको, जैसे नौकर होता था, नौकर को उन्होंने कहा छयोड़ा है। ये क्या है? छयोड़ा। नौकर को कहा जाता है, यानी सेविका, सेवक। और सेविकाएं जो नौकरानियां होती थी उन्हें छयोड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? छयोड़िया। कोई दिक्कत है बताओ? ये थी सामाजिक व्यवस्था जो चलाई थी रुद्रचंद के द्वारा। अब आपके पास प्रश्न पूछा जा सकता है कि छयोड़िया क्या थे? सेवक सेविकाएं। सईस क्या था? घुड़सवार जो होता था, घुड़साल का उसका हेड से सहीस कहा जाता था। रईस नहीं है, सहीस है।
पौड़ी 15 विश्व क्या थी? सामान्य जनता थी। बोलो ठीक है कि नहीं? ये सारा कार्य था राजा रुद्रचंद का, और उन्होंने किस तरीके से जो है ब्राह्मण समाज को या पूरे समाज को डिवाइड किया, किस तरीके से उन्हें अलग अलग करके उन्हें अलग अलग पहचान दिलाई, ये सारा काम क्या रुद्रचंद ने। कैसा लगा वीडियो? बोलो। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज इतना ही, क्योंकि समय हो गया है। नेक्स्ट जो है चंद वंश पर हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, बहुत ही शानदार और आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार आप पढ़ो, गारंटी देता हूं आपको उसी समय समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।